आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। मैं नदीम अहमद शेख लेकर हाजिर हूं अपना ख़ास कार्यक्रम चर्चा मेरी कार से। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारी ख़ास मेहमान हैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी। मैम स्वागत। बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपकी शुरुआती तालीम जो है वो आरएसएस की स्कूल से हुई, उसके बाद आपने एयरफोर्स को ज्वाइन किया, लेकिन अब आप सियासत में आपकी एंट्री हो चुकी है। देखा यह गया है कि जब फ़ौज का नाम आता है, जब आर्मी का नाम आता है, तो लोगों के मन में एक आस्था पैदा होती है और देश का एक एक नागरिक सलूट करता है। लेकिन नेताओं के नाम पर थोड़ा सा माथे पे शिकन ज़रूर आती है। लेकिन आपने राजनीति में आने का फैसला क्यों किया? देखिए, मेरी स्कूली शिक्षा दीक्षा ज़रूर आरएसएस के स्कूल में हुई थी और तब मुझे इस बात का कोई एहसास नहीं था कि आगे चल के एक ऐसा दिन भी हमें देखना पड़ेगा। और फिर जब मैं भारतीय वायुसेना में आई तो हम ऐसी सर्विसेज में थे जहां पर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसी कोई भावना नहीं होती। पूरा सर्वधर्म निरपेक्ष लोग होते हैं, हम सर्वधर्म सम्मान करने वाले लोग होते हैं। तो मुझे वहाँ रहते हुए कभी ऐसा लगा नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि भारतीय वायुसेना और सभी सेनाओं ने महिला अधिकारियों को 14-15 साल पूरे करने के बाद बाहर जाने का रास्ता दिखाया और हमने उस बात को चुनौती देते हुए कोर्ट में केस लड़ा। तो जो पेंशन हमारे लिए पहले नहीं थी वो हमें उस कोर्ट केस के द्वारा मिली। तो मुझे ऐसा लगा कि जो चीज़ मेरे ज़िंदगी में शायद नहीं होती और वो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली मिली है, तो मुझे उसके प्रतिद्वंद स्वरूप कुछ तो देना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि अगर हमें, वैसे तो हम एनजीओ भी खोल सकते हैं, लेकिन राजनीतिक प्लेटफॉर्म से जितना इफेक्टिव रूप से कुछ किया जा सकता है, बशर्ते हमारी नियत सही हो और इच्छा हो और हमें डॉक्यूमेंटेशन समझ में आता हो, तो ऐसा ये सारा कॉम्बिनेशन होने पर मुझे लगता है कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म से जो किया जा सकता है वो और किसी प्लेटफॉर्म से नहीं किया जा सकता। तो राजनीति में आने का ये कारण। मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरह से देश में बीजेपी का ही बोलबाला नज़र आ रहा है, सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश में इस वक्त हम इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन फिर भी आपने कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए, मैं आरएसएस के स्कूल में जब पढ़ी थी तो मैंने एक चीज़ देखा कि जो हमारे अंदर एक उन्माद जैसा आता है वहाँ पढ़ने से, जिस तरह का एक उग्रवाद जो आता है ना, वो आरएसएस हमको सिखाती है, लेकिन वो राष्ट्रवाद नहीं है। हम जिंगोइज्म को, कभी नेशनलिज्म को और जिंगोइज्म को अलग करके हमें सीखना होगा, अलग करके देखना होगा। जब मैं कांग्रेस के बारे में जब भी सोचती हूँ, एक तो इंदिरा गांधी मेरी सबसे पसंदीदा, सबसे बड़ी रोल मॉडल रही है बचपन से लेके अब तक भी, क्योंकि मैंने उनके कद का अभी तक कोई लीडर नहीं देखा। और उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी को धीरे धीरे जानने का मुझे मौका मिला, और मुझे लगता है कि तब मैं सोचती थी, बहुत पहले बचपन में सोचती थी कि गांधी प्रासंगिक नहीं है, लेकिन मैं आज जो विश्वास करती हूँ, मुझे लगता है कि गांधी ही इस देश में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है। गांधी का रास्ता ही सही रास्ता है। और जिस अहिंसा की वो बात करते थे, उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर कोई दमन करे और हम उसका विरोध ना करें। तो विरोध करने को अहिंसा के रास्ते पे चलना नहीं कहेंगे, विरोध करना ही तो अहिंसा के रास्ते में चलना है, कि हम अपने सत्याग्रह के तरीके से उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। तो कांग्रेस में ये सारी चीज़ें हैं, और जिस फौज में मैं रही वहाँ पर भी हम धर्मनिरपेक्ष रहे हमेशा, और ये कांग्रेस की ही तो विरासत थी। तो अगर हमें इस देश को समझना है, इस देश के ऊपर फख्र करते रहना है, तो मैं समझती हूँ कि एक जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है उसके साथ रहना होगा और उसी को मजबूत बनाना होगा। क्योंकि आज हम जैसे पहले निर्भय रहा करते थे ना, वो निर्भयता नहीं है, एक अजीब डर लगा रहता है। तो कांग्रेस अगर मजबूत होगी तो इस देश में लोकतंत्र मजबूत होगा। जिस तरह से अभी आपने गांधी जी का जिक्र किया, तो क्या आने वाला जो युवा भारत है, आने वाला जो भारत है, क्या वो भारत राहुल गांधी को एक्सेप्ट करने को तैयार है? देखिए, गांधी जी के जो रास्ते थे उसमें राहुल गांधी का चलना, मैं आपको बताती हूँ कि राहुल गांधी ने कभी किसी से घृणा करने की बात नहीं की। राहुल गांधी आलोचना जरूर करते हैं कि ये बात गलत है, लेकिन क्या कभी राहुल गांधी ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी से घृणा करिए? वो तो हमेशा प्रतिदान में, बदले में प्यार देने की बात करते हैं। तो वो भी तो गांधी के ही रास्ते पर चल रहे हैं। तो राहुल गांधी आज नहीं तो कल, क्योंकि आप एक नदीम जी एक बात बड़े अच्छे से समझ लीजिए, हम हमेशा ये कहते हैं कि जो व्यक्ति हताशा में भी प्रयास करता रहता है, हम ऐसे लोगों को ही सफल होता देखते हैं। तो अगर ये बात सही है तो हम राहुल गांधी को भी सफल होते जरूर देखेंगे, क्योंकि वे लगातार प्रयास कर रहे हैं।
अगर कांग्रेस पार्टी कल पावर में आती है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, तो आप अपने आप को कांग्रेस में कहाँ देखती हैं? कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो मैं कांग्रेस पार्टी की एक सोल्जर के रूप में अपने आप को मैं फुट सोल्जर की तरह देखती हूँ, क्योंकि ये अब हम नहीं चाहेंगे कि ये 5 साल के लिए हो। मैं चाहती हूँ कि कांग्रेस की जो ये विरासत हमने जो पाई थी उसे नींव में गहरे तक डालना है, तो मैं अपने आप को एक नींव के पत्थर की तरह देखना चाहूँगी। अमित शाह का कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस ने देश में 50 साल राज किया और अब भारतीय जनता पार्टी भी देश में 50 साल राज करने वाली है, इस पर क्या कहना है आपका? इस देश का लोकतंत्र इसे खारिज कर देगा, क्योंकि यहाँ का लोकतंत्र जो है वो किसी भी अतिवादी को बहुत दिनों तक नहीं रहने दे सकता। एक नयापन होता है, उसके लहर में हम आए हैं, एक बार नहीं 2 बार आए हैं, और दूसरी बार तो हमारी सेना के कंधे पर चढ़कर आए हैं। तो बार बार ये नहीं होगा, इस बात से आप निश्चिंत रहिए। मुझे अपने लोकतंत्र पर बहुत आस्था है और आप भी जरूर रखें। देख, आप फौज से आती हैं, आप एयरफोर्स में थी, तो मेरा एक सवाल है, जिस तरह से आजकल चुनाव के दौरान देखा जाता है कि सेना को भी चुनावी मुद्दा बना दिया जाता है, राजनीति की जाती है, क्या इससे परहेज नहीं करना चाहिए? बिल्कुल इससे परहेज करना चाहिए, और सेना के बहुत पूर्व अधिकारी हैं जिन्होंने, मेरे ख्याल से 165 अधिकारी थे जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री जी को। वो चिट्ठी का क्या हुआ ये भी नहीं मालूम। उस चिट्ठी पर जो मुख्य धारा का मीडिया है उसने अपना कुछ निरर्थक सा एक वो चलाया और उसके बारे में बात करना ही बंद कर दिया गया। तो एक तरह से पूर्व सैनिकों को सत्ता ने जो है उनका अपमान ही किया है। तो किसी भी पूर्व सैनिक को पसंद नहीं आएगा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, मैं केवल बीजेपी की बात नहीं करती, कोई भी राजनीतिक पार्टी उनका इस्तेमाल करे। मेरा तो ये कहना है कि कांग्रेस ने 1971 का युद्ध जीता, लेकिन कभी इसको बीजेपी के रिस्पॉन्ड करने की जगह को छोड़कर कभी इसका ढिंढोरा नहीं पीटा। तो मुझे लगता है कि ये जो सेना का इस्तेमाल हो रहा है, और मुझे क्या लगता है ये बिल्कुल ही बेजा इस्तेमाल है, ये बिल्कुल गलत बात है और इसे कभी नहीं होना चाहिए इस देश में। प्रधानमंत्री का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज हम उत्तर प्रदेश की सड़कों पर चल रहे हैं, नोएडा में हम इस वक्त इंटरव्यू कर रहे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बेटियों के साथ जो है अत्याचार बढ़ता जा रहा है, और दिल्ली में तो देखा जाता है कि पुलिस कंप्लेन भी लिख लेती है और एक्शन में आ जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मामले को दबाने की भरपूर कोशिश की जाती है और पत्रकारों को भी डराया धमकाया जाता है। तो एक बेटी होने के नाते क्या कहोगे? नदीम जी, भारत में बलात्कार की घटनाएं तो हो रही हैं, लेकिन एक तो हम इन पर काबू नहीं कर पाए हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत साफ दिखती है, जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पर विक्टिम के साथ प्रशासन नहीं खड़ा होता। नागरिक तो खड़ा होता है, प्रशासन नहीं खड़ा होता, नेता नहीं खड़े होते। इसी तरह से जैसे आपने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, मैं मध्य प्रदेश का भी उदाहरण दूंगी। यहाँ पर बलात्कारी के ऊपर सजा दिलाने में बहुत वक्त लगता है, जबकि दूसरे शासित प्रदेश है उसमें आप देखिए जनता, प्रशासन और विक्टिम एक तरफ होते हैं, अपराधी दूसरी तरफ होता है। हमने यूपीए में भी ये देखा, जब निर्भया कांड हुआ था तो निर्भया की तरफ सरकार भी थी, नागरिक भी थे, हम सभी की संवेदनाएं थी, मीडिया भी था। लेकिन अब ये बात पलट चुकी है, तो ये बहुत दुखद बात है। और मुझे लगता है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी, क्योंकि वो मनुवादी लोग हैं, तब तक महिलाओं को वो सम्मान इस देश में नहीं मिल सकता। कम से कम जो सहानुभूति होना चाहिए, क्योंकि आपने भी देखा है बीजेपी की कोई भी महिला नेता, बड़ा जघन्य बलात्कार होता है, कभी कुछ नहीं बोलती, अचानक उनके मुंह पर बिल्कुल ताला लग जाता है। तो ये शर्मिंदगी की बात है कि जो महिला नेता इतनी मुखर होती हैं दूसरे मुद्दों पर, या कांग्रेस पार्टी को क्रिटिसाइज करने के लिए इतनी मुखर होती हैं, वो इतने बड़े बड़े अपराधों पर कुछ नहीं बोलती। देखा यह गया है कि राहुल गांधी हर मुद्दे पर मुखर होकर सरकार का विरोध करते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, लेकिन पूरा विपक्ष अगर हम कहें तो पूरा विपक्ष जो है खामोश बैठा है। आखिर ये कैसा वक्त आ गया? नहीं नदीम जी, विपक्ष खामोश नहीं बैठा है। जो मैं देखती हूँ, देखिए विपक्ष की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अलग अलग मोर्चा खोला हुआ है, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी यहाँ जंतर मंतर पर। दिक्कत ये है ना कि ना तो मुख्य धारा का मीडिया इसे दिखाता है और ना न्यूज़पेपर इसे फ्रंट पर छापते हैं। तीसरे पेज पर आपको अक्सर दिख जाया करेगी एक छोटा सा कॉलम, जिसमें कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, मैं कुछ पेपर्स में तो देखती हूँ, कम से कम 2 न्यूज़पेपर मेरे घर आते हैं, उनमें मैं तीसरे या 5वें या 7वें पेज पर वो घटनाएं, वो
न्यूज़ देखती हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग हमेशा ये कहते हैं कि विपक्ष गायब है, आप ये बताइए कि विपक्ष को भी दिखाने वाला तो अल्टीमेटली मुख्य धारा का मीडिया होता है। आप तक विपक्ष की कोई खबर पहुंचेगी कैसे? उसी के जरिए पहुंचेगी ना। तो उसे तो पूरी तरह उसने सरेंडर कर रखा है सरकार के सामने, सत्ता के सामने। तो जो चीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर आप यूट्यूब चैनल्स की तरफ रुख करिए। मैं लोगों को यही कहना चाहूंगी कि विपक्ष को हमेशा खारिज करते हुए, विपक्ष की बुराई करने के बजाय देखिए तो विपक्ष आपको दिखेगा। और विपक्ष ये सारी चीजें कर रहा है, केवल राहुल गांधी ही नहीं बोल रहे हैं। अब देखिए महिला मोर्चा जो है कांग्रेस का, वो भी मुखर होता है। बीच बीच में हम जो युवा मोर्चा है कांग्रेस का, IYC जिसको कहते हैं, वो भी मुखर है। एक जगह पर इन्होंने बॉर्डर्स पर लंगर लगाया हुआ है और कोई पार्टी का बैनर उस पर नहीं लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें विपक्ष है और विपक्ष बिल्कुल मुस्तैद है। लेकिन हमें भी अब विपक्ष को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर विपक्ष हम नहीं ढूंढेंगे तो हमारी आवाज जो है वो चली जाएगी। देखा ये गया है कि किसान जो है पिछले 3 महीने से बॉर्डर पर डटा हुआ है दिल्ली के, और पेट्रोल और डीजल की दामों की अगर हम बात करें वो भी आसमान छू रहा है। तो 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है, उन राज्यों में बीजेपी आखिर किस मुद्दे के साथ चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बीजेपी हमेशा जिस तरह का पैटर्न चल रहा है उसमें उस राज्य के लोगों को डराती है। एक ऐसी काल्पनिक घटना से डराती है जो एक्चुअली ना तो हुई है ना होने वाली है, लेकिन छोटे छोटे कहीं पर वो क्रिएट करती है पहले घटनाएं, और उसके बाद राज्य के लोगों को उसके बड़े रूप से, भयावह रूप से डराया जाता है। जैसे हिंदू खतरे की बात करके भी बाकी राज्यों में डराया गया था। तो लोगों को क्या मुगालता हो गया है कि बीजेपी एक हिंदू पार्टी है और हमारा हिंदू धर्म सुरक्षित कर लेगी? ऐसा कुछ नहीं है। हम देखते हैं हर पार्टी में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स हैं जिन लोगों को बहुत अच्छा वेदों का ज्ञान है। भाई ये तो अपनी अपनी दिलचस्पी पर है कि हम अपने भारत की संस्कृति को कहाँ कहाँ जीवंत रखते हैं। और बीजेपी के लोगों को जो मुझे आके गुड़ी पड़वा के दिन कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर दीदी, तो मैं उनसे बोलती हूँ कि भाई पहले चैत्र से लेके फाल्गुन तक 12 महीने तो बता दो, तब हम आपको मानेंगे कि आप बड़ी संस्कृति के ज्ञाता हो। तो वो सब चीजें नहीं है। बीजेपी जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ती है वो मुद्दे होते ही नहीं है, वो क्रिएटेड डर होता है, और उस डर के कारण कई बार जनता भ्रमित होकर उनको वोट दे देती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हम जिन राज्यों की बात कर रहे हैं, वो केरल हो, तमिलनाडु हो, पुडुचेरी हो, या पश्चिम बंगाल हो, और असम भी हो। असम में तो NRC का जो मुद्दा है उस पर बीजेपी ने मुंह की खाई है, और पश्चिम बंगाल के लोग, मैं ऐसा मानती हूँ, और बाकी चारों राज्यों का जहाँ मैंने नाम लिया, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इनके इस तरह के भ्रमों में नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपनी तरफ से तथ्य भी ढूंढ लेंगे। मुझे उम्मीद है कि लोकतंत्र वहाँ जीतेगा, बीजेपी जैसी उन्मादी पार्टी शायद ना जीते वहाँ। अगले साल उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से अगर कोई सक्रिय है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। प्रियंका गांधी गलियों गलियों में घूम रही हैं, हर जगह जा रही हैं। कहीं कोई मामला होता है तो सबसे पहले वहाँ प्रियंका और राहुल ही पहुँच रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कोई अहम भूमिका निभाने वाली है? देखिए, इस देश की राजनीति को मैं धीरे धीरे ही समझ रही हूँ, स्टूडेंट की तरह समझ रही हूँ। यहाँ एक कास्ट पॉलिटिक्स भी चलती है, जिसके बारे में मुझे अंदेशा नहीं था, क्योंकि मैं तो हमेशा फौज में रही और बचपन में भी कभी इस तरह की बात मैंने सुनी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा कमाल दिखा सकती है, बशर्ते लोग बाग थोड़ा सा लोकतंत्र की तरफ अपना रुझान रखें और कास्ट पॉलिटिक्स में अपने आप को सरेंडर ना कर दें। क्योंकि अगर कास्ट पॉलिटिक्स में देखेंगे तो एक योगी सरकार के कारण एक पर्टिकुलर धर्म जो है उसके लोगों को छांट छांट कर खत्म किया जा रहा है। एक पर्टिकुलर जाति जो है उसके ऊपर सारे के सारे प्रहार हो रहे हैं। उसके अलावा दलितों की भी हालत ठीक नहीं है। तो हर तरह से आप देखिए, लोगों को ये चीज़ समझ आनी चाहिए, क्योंकि अब लोगों को लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़नी होगी। और मुझे लगता है कि इस लिहाज से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक बेहतर प्रदर्शन जरूर कर पाएगी। अगर कांग्रेस पार्टी आपको उत्तर प्रदेश से इलेक्शन लड़ने के लिए कहती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अब मैं एक सोल्जर हूँ, तो मुझे पार्टी में जब भी अधिकृत रूप से कुछ भी कहा जाएगा तो वो मैं ज़रूर करूँगी। मैं हो सकता है चुनाव, वो मुझसे शायद चुनाव लड़ने को नहीं कहेंगे, लेकिन वहाँ पे जाके मैं अपना पूरा सहयोग 24 घंटे रहकर करने को तैयार हूँ, चाहे साल भर पहले से करने को तैयार हूँ। लेकिन एक बात है कि जो मिशन मेरा है वो विदिशा को लेकर है, और मेरा मिशन तब तक मैं नहीं बदलूंगी जब तक मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई आवश्यकता है। क्योंकि मैं जिस मिशन को लेकर मैंने अपनी नौकरी छोड़ी है वो मेरा होम टाउन है, और मेरे माता पिता को श्रद्धांजलि देने का एक जरिया भी है।
आप भारतीय वायुसेना में सेवा दे चुकी हैं, अपनी सेवा दे चुकी हैं। आज आप सियासत में हैं और देश के बड़े बड़े चैनलों पर बैठकर बड़े बड़े मुद्दों पर बहस करती हैं। तो जो इस देश की बेटियां हैं जो दूर दराज में बैठी हुई हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए ये मैसेज देना चाहूँगी कि एक तो आप डरना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जब डरेंगी तभी लोग डराते हैं। और दूसरी चीज़ ये कहूँगी कि हम जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ना केवल बाधाएं आती हैं, हमसे अपनी भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। उन गलतियों की कभी आत्मग्लानि खुद पर मत ओढ़िएगा, उन गलतियों को आत्मसात करिए, उन्हें स्वीकार कीजिए, लेकिन उनसे सबक लेते हुए आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपका रास्ता आगे बहुत लंबा है और आपको बहुत लंबी उड़ान भरनी है। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल यह है कि आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे खाने में सबसे ज़्यादा कढ़ी चावल पसंद है। तो कढ़ी चावल आप बनाती भी हैं या बस खाने में ही आपको पसंद है? नहीं, मैं एक अच्छी कुक हूँ और मेरे घर पे अक्सर जब भी कोई मेहमान आते हैं तब तो मैं खाना खुद बनाती ही हूँ, लेकिन बीच बीच में अपने परिवार को एक जो परंपरागत हमारे खाने की चीज़ें होती है वो ज़रूर बना के खिलाती हूँ। मेरे खाने में बहुत सारा महाराष्ट्र का टच है, क्योंकि मेरी माँ जो थी वो इंदौर शहर में रहती थी और इंदौर में पूरा भारत के हर व्यंजन मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे वो सारा कुछ उन्होंने सिखाया भी है। मैम, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत धन्यवाद।